नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य समन्वय कक्षा 4 पाठ 5 जीवनदायिनी नदियाँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारा पाठ 5 जीवनदायिनी नदियाँ अर्थात जीवन देने वाली नदियाँ। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नदियाँ हैं वो जीवों को जीवन प्रदान करती हैं। अब हम हमारे पाठ का सार देख लेते हैं कि इस पाठ का क्या सार है। नदियाँ जीवन का आधार है और ये सत्य है कि हमारा जीवन का जो आधार है वो नदियाँ ही हैं। मैदानों की मिट्टी को उपजाऊ बनाकर नदियाँ अन्न उपजाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। जैसे आपने देखा होगा और सुना होगा कि गंगा यमुना का जो विशाल मैदान है, उस विशाल मैदान की जो उपजाऊ मिट्टी है वो नदियों के द्वारा ला करके बिछाई गई है और उस विशाल मैदान से हम अन्न उपजाऊ उस मिट्टी से अन्न उपजता है और उस अन्न से हम जिंदा रहते हैं। अर्थात हम इंसानों के लिए अन्न की जो आवश्यकता होती है वो इन नदियों के द्वारा संभव होती है। नदियों का जल हमारे जीवन में अमृत के समान होता है। जिस प्रकार से अमृत अमर कर देती है, ठीक उसी प्रकार नदियों का जो जल है वो हमारे लिए अमृत के समान होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि नदियों का जल हमारे जीवन के लिए एक वरदान के रूप में कार्य करता है। नदियों को पूज्य माना गया है। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में हम नदियों को पूज्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और इसे प्रदूषण मुक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी। और जब नदियों का पानी जो है हमारे लिए अमृत के समान है और हम उन्हें पूज्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमारा एक कर्तव्य, एक उत्तरदायित्व भी बनता है कि उन नदियों को हमें प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए और ये जिम्मेदारी हमें उठानी चाहिए। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ेंगे। इस पाठ का पहला भाग हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। जब यही सहायक नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। सहायक नदियों के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब कोई नदी दूसरी नदियों के साथ मिलती है तो वह जो मुख्य नदी होती है, उस मुख्य नदी की वो मिलने वाली नदियाँ जो है वो सहायक नदियाँ कहलाती है। यह सहायक नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तब एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। छोटी छोटी नदियाँ मिल करके एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। तब वे अधिक चौड़ी और गहरी हो जाती है और उसकी जो चौड़ाई है वो भी अधिक हो जाती है और गहराई जो है वो भी अधिक हो जाती है। कब होती है? जब उसकी सहायक नदियाँ उसमें मिल जाती हैं। इसी प्रकार कुछ नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में बंट जाती हैं। आपने देखा होगा नदियों का वीडियो या कभी नदियों को आपने देखा है तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो वह मिलते समय कई धाराओं में बढ़ जाती है और ये जो अलग अलग धाराओं में बढ़ करके फिर समुद्र में मिलती है तो ये जो वी शेप बनता है, वी आकार बनता है, इस वी आकार को हम डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, जिनका अधिकतर कोई नाम ही नहीं होता है और ये जो मिलती है इसका ज़्यादातर कोई नाम नहीं होता है। इन धाराओं के बीच में बनने वाले द्वीप डेल्टा कहलाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि
जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो उस समय वह कई अलग अलग भागों में अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है और बीच में जो जगह होती है वो खाली रह जाती है और यह खाली जगह द्वीप कहलाता है। और इन धाराओं के बीच में बनने वाले द्वीप डेल्टा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेल्टा। जो कि बहुत ही उपजाऊ होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या है? पानी भरा हुआ है और वहाँ की उपजाऊ मिट्टी भी वहाँ पर जम रही है, इसलिए यह बहुत ही उपजाऊ होती है। जिस प्रकार गंगा की धाराओं द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैसा कि हमने बताया कि नदियाँ जब समुद्र में मिल रही है तब उस समय अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है और इन धाराओं के बीच में जगह खाली रहती है, उसे हम द्वीप कहते हैं और ये डेल्टा कहलाता है। और ये जो डेल्टा है वो अलग अलग नदियों का अलग अलग डेल्टा अलग अलग नाम से जानते हैं और यहाँ पर एक नाम आया है सुंदरवन डेल्टा, जो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और ये गंगा नदी का डेल्टा है। नदियों ने मनुष्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि आप जानते हो कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं विकसित हुई है वो नदियों के किनारे पर विकसित हुई है। तो मनुष्य के इतिहास में नदियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नदियों के कारण ही मनुष्य समुद्र से दूर बस पाया है। इन समुद्र से दूर किसके कारण बसे? इन नदियों के कारण। जिस समय मनुष्य सड़कें बनाना नहीं जानता था, उस समय एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए नदियों का ही प्रयोग होता था। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उनके लिए नदियां ही एकमात्र साधन था। इन नदियों में बोट बना करके, नाव बना करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे, क्योंकि उस समय सड़कें नहीं थी। अनेक सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि नदियों से ही उन्हें अपने पशुओं, खेतों और दूसरी ज़रूरतों के लिए पानी मिल सका। अनेक सभ्यताएं जो विकसित हुई नदियों के किनारे, उसका एकमात्र कारण ये रहा कि उनके खेतों के लिए पानी की जो आवश्यकता होती थी वो नदियों से हो जाती थी, पशुओं के लिए जो पानी की आवश्यकता होती वो नदियों से हो जाती थी और उनके लिए जो पानी की आवश्यकता रहती थी वो नदियों से पूर्ण होती थी। अतः इसी कारण अनेक सभ्यताएं जो विकसित हुई थी वो नदियों के किनारे ही हुई थी। नदी किनारे बसी प्रमुख सभ्यताओं में अफ्रीका में मिस्र की नील घाटी सभ्यता, अफ्रीका की मिस्र में नील घाटी सभ्यता जो है वो नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता, और इराक के अंदर जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो भी नदी के किनारे विकसित हुई थी। और चीन की पीली नदी घाटी सभ्यता, चीन की पीली नदी घाटी सभ्यता तथा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। ये इतिहास के अंदर पूरे विश्व के अंदर ये सभ्यताएं विकसित हैं जो नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पुराने समय में जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। और नदियों के किनारे विकसित होने का एकमात्र कारण था पानी की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। उनके पीने के लिए पानी की आवश्यकता पूर्ण हो जाती थी, पशुओं के लिए पानी की आवश्यकता पूर्ण हो जाती थी और खेती बाड़ी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए भी पानी की आवश्यकता नदियों से ही पूर्ण होती थी। अतः इन्हीं कारणों से पुरानी जो सभ्यताएं प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम अभी हमने पढ़ा और हमारे पाठ में दिया गया है, ये सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नदियों
का जो स्थान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और इसी कारण इन नदियों को हम पूजते हैं, इनको पूज्य मानते हैं और हम इनकी पूजा करते हैं। अब हम हमारे इस पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।